और ध्वनि शिरा के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग टॉपिक को देखते हैं। आइए हम लोग परिसंचरण तंत्र को पढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब समझिएगा कि परिसंचरण तंत्र है तो क्या है। थोड़ा सा इसका डिफिनेशन समझ लिए पहले, तब तो समझ में आएगा। पैसेंस बना के रखिएगा, पूरा वीडियो के अंत तक पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लिखिएगा विभिन्न पोषक पदार्थों, साथ में लिखिएगा भी गैसों तथा उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन के लिए जो विकसित अंग होता है, ऐसे कंपटीशन नहीं पूछा लेकिन समझना होगा, विकसित अंग होता है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे हम लोग भोजन लेते हैं तो भोजन हम लोग देखे थे कि पूर्ण जो पाचन होता है छोटी आंत में होता है। उसके बाद क्या होता है, भोजन का अपशोषण होता है। तो अपशोषण जिस अंग द्वारा होता है और वो अंग जो है से बॉडी के प्रत्येक कोशिका में पहुंचाता है, वही सब मिला के क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र। जैसे हम लोग का जो हृदय है वो क्या करता है, रक्त को पंप करता है और बॉडी के प्रत्येक अंग में पहुंचाता है। जैसे फेफड़ा जो क्या करता है, फेफड़ा जो है शुद्ध रक्त को हृदय में डालता है। तो ये सब पूरा किसके अंतर्गत आवेगा, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आवेगा, ठीक है ना। अब इसका थोड़ा सा कार्य समझिए कि परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, पोषक तत्वों का परिवहन। जो हम लोग भोजन लिए तो भोजन का अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाया जाता है, तो उसको परिवहन मतलब करता है। कौन करता है, परिसंचरण तंत्र। दूसरा क्या है, नाइट्रोजन का परिवहन। नाइट्रोजन का पूरा समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। परिवहन, नाइट्रोजन का भी परिवहन होता है। जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उस उत्सर्जी पदार्थ को, मतलब नाइट्रोजन एक उत्सर्जी पदार्थ है तो इसको अंग तक पहुंचाता है, उसके बाद बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, जो अंग। इसके बाद है हार्मोन का परिवहन। इसके बाद है क्या, ऑक्सीजन का परिवहन। जैसे फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है, ठीक है ना, रक्त में घुलकर। ये आपका परिसंचरण तंत्र का कार्य हो गया कि पोषक तत्वों का परिवहन करना, नाइट्रोजन का परिवहन करना, हार्मोन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का क्या करना, परिवहन करना। अब देखते हैं परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब इसका प्रकार समझिएगा, ठीक है। आइए हम लोग प्रकार देखते हैं। आइए परिसंचरण तंत्र का प्रकार समझते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, थोड़ा बेसिक समझना होगा पहले, ठीक है ना। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये होता है क्लोज, मतलब बंद परिसंचरण तंत्र।
आप समझेंगे कि जो खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है किस किस जीव में होता है, तो ये मानव में नहीं होता, ये मानव में नहीं होता, तो किस में होता है भाई? तो आप समझ जाइएगा, ये आर्थ्रोपोडा एक संघ है, आर्थ्रोपोडा तथा मोलास्का संघ के जीव में होता है। जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा और मोलास्का में कौन आता है, तो मक्खी देख रहे हैं, मक्खी, खटमल, खटमल इटिस। और मोलास्का में तो आप लोग जानते हैं घोंघा, घेंघा सॉरी और सीप। तो ये सब में जैसे मक्खी हो गया, खटमल हो गया, घेंघा हो गया और सीप हो गया, इनका जो परिसंचरण तंत्र होता है सिर्फ खुला होता है, मतलब इसमें विकसित नलिका नहीं होता है। जैसे हम लोग में एक विकसित होता है कि सीरा से शुद्ध रक्त, धमनी से सीरा से अशुद्ध रक्त और धमनी से शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इन लोग में विकसित अंग नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, कुछ कुछ में पाया जाता है लेकिन अधिकतर में नहीं पाया जाता है। तो इसमें आप कह सकते हैं नलिका विहीन होता है, नलिका विहीन होता है। मतलब आप कह सकते जैसे मान लीजिए नली के द्वारा रक्त ये बह रहा है, जैसे मनुष्य में नली के द्वारा ऐसे बहता है, ठीक है ना, लेकिन कीड़े मकोड़े में ये सब नहीं होते। अगर ये सब नहीं है, नली नहीं है, तो आप कह सकते जो बहाव जो होगा उसका गति जो होगा और दाब जो होगा से क्या होगा, कम होगा। अब बताइए कोई पाइपें नहीं है, उसमें अगर कुछ प्रवाहित होगा तो उसका तो दाब ऐसे भी कम होगा और गति भी उसका क्या होगा, कम होगा। जैसे आप मान लीजिए कि पानी को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो धीमी गति से बहाव करता है, लेकिन आप अगर मान लीजिए इसको पाइप के द्वारा भेजते हैं तो थोड़ा सा तेजी से चलता है। तो यही होता है मक्खी खटमल में खुला परितंत्र होता है, इसमें कोई एक प्रॉपर मतलब विकसित तक नहीं पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग बंद परिसंचरण तंत्र का, ये होता है मानव पाया जाता है, मानव तथा रीढ़दार जो रीढ़ वाले होते हैं उस सब जीव में पाए जाते हैं। अब बताइए इसमें क्या होगा भाई, विकसित होगा, विकसित अंग पाया जाता है परिवहन के लिए, और ये नलिका युक्त होगा, नलिका युक्त होगा। जैसे इसमें आप जानते हैं सीरा, धमनी, सब नली के द्वारा होता है ना, सीरा, धमनी। अब बताइए नलिका युक्त है तो इसमें प्रेशर भी होगा, मतलब दाब भी होगा और गति भी होगा, दोनों चलेगा, मतलब अधिक इसमें होगा। आइए हम लोग ये तो परिसंचरण देख लिए तंत्र, अब हम लोग मानव परिसंचरण तंत्र को पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना तो है मानव परिसंचरण तंत्र, ठीक है ना। तो आइए हम लोग मानव परिसंचरण तंत्र को देखते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र को देखते हैं मानव परिसंचरण तंत्र। इसको हम लोग दो भाग में बांटे, एक हम लोग को पढ़ना है रक्त परिसंचरण तंत्र, यहां से प्रश्न बनता है। एक पढ़ना है लसीका परिसंचरण तंत्र, ठीक है। अब इसको हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। अब इसका खोज कौन किया था, रक्त परिसंचरण तंत्र को? अगर खोज पूछेगा तो विलियम हार्वे किया था, ठीक है ना, हार्वे, ये 1628 में किया था। जब ये खोज किया तो बहुत इसको कोड़ा पड़ा था, आप लोग समझिएगा कैसे कोड़ा पड़ा था, इसको बारे में ढूंढिएगा, ठीक है ना। तो विलियम हार्वे। अब इस रक्त परिसंचरण तंत्र को तीन भाग में बांटा गया है। अब उसी तीन भाग को हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, पूरा परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा। देखते रहिएगा तो मेरे साथ। एक होता है रक्त परिसंचरण तंत्र में पहले रक्त पढ़ेंगे,
उसके बाद हम लोग हृदय देखेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी। ठीक है ना। अब हम लोग यहां से शुरू करते हैं, ये पढ़ेंगे, इसके बाद ये पढ़ेंगे, इसके बाद ये पढ़ेंगे। तो हम लोग यहां से हेडिंग डालिए रक्त वाहिनी से, ब्लड वर्सेल से। आइए देखते हैं हम लोग, आइए हम लोग रक्त वाहिनी, अगर इसको आप समझ लेते हैं तो आप पूरे समझ लीजिए कि रक्त कैसे प्रवाहित होता है। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा ये क्या है, वाहिनी क्या है भाई। हम लोग देखते हैं यहां से वाहिनी से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा लोग वेसल्स। अब वाहिनी क्या होता है कि रक्त जिस नली में बहता है उसी को बोलते हैं वाहिनी। जैसे मान लीजिए कि पानी कोई तो पाइप में बहबे करता है। अब पानी दो तरह से होगा, मान लीजिए कि कुछ पाइप में गंदा पानी आ रहा है, कुछ पाइप में अच्छा पानी आ रहा है। तो इसी तरह से भी है कि कुछ नली में शुद्ध रक्त बहता है, कुछ नली में क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। तो वाहिनी क्या बोल सकते हैं इसको, जिस नली से रक्त का प्रवाह हो। जैसे मान लीजिए कि ये नली है, मान लीजिए, अब इससे अगर रक्त का प्रवाह हो रहा है ऐसे, ये ब्लड, तो इसको बोलेंगे रक्त वाहिनी। ठीक है ना। अब इस रक्त वाहिनी को दो भाग में बांटा गया है। यहां से इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, एक होता है धमनी और एक होता है सीरा। पढ़े होंगे शायद सीरा। अब धमनी को समझना है, एक प्रकार का नली है, समझ रहे हैं ना, पाइप है, पाइप जिसमें पानी बह रहा है। पानी ना कह के हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लड बह रहा है। ठीक है ना, खून बह रहा है उसमें। तो इसमें क्या होता है, इस नली में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त का बहाव होता है, प्रवाह होता है। ठीक है ना। और दूसरी बात, इसमें कपाट नहीं होते, बता रहे हैं कपाट नहीं होते, इसमें कपाट नहीं होते। ये धमनी जो है उच्च दाब सहने की क्षमता रखता है, क्षमता है। जैसे देखिए, इसको थोड़ा सा कपाट समझ लीजिए क्या होता है। जैसे ये तो एक नली है, मान लीजिए यही धमनी है ना। अब इसमें ब्लड का सप्लाई हो रहा है ऐसे, ठीक है ना। अब मान लीजिए बीच में ऐसा ऐसा रुकावट वाला कुछ मटेरियल रहता है ऐसे, तो रुकावट वाला रहता है, तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा रक्त रुक जाता है, फिर इधर से निकलता, फिर यहाँ पर रुक जाता, फिर इधर से निकलता। तो इस तरह के इसमें रुकावट वाला जो कुछ मटेरियल इसमें नहीं पा जाते, कण नहीं पा जाते हैं। कपाट मतलब होता है कि रक्त को रोकने वाला कण इसमें नहीं पा जाते हैं। ठीक है ना, कपाट। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि तो इसमें तो कपाट नहीं होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि ज्यादा मात्रा में वसा ले रहे हैं, साल्ट ले रहे हैं, तो धमनी कभी कभी मोटा हो जाता है। ये आर्टिलरी जो है इसे क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। वो इस तरह से हो जाता है, देखिए ऐसे, इस तरह से बन जाता है। थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए इसको, इस तरह से बन जाता है। तो यहां से जब रक्त का प्रवाह होता है, तो जैसे यहां पर पतली नली मिलेगा तो प्रेशर क्या होगा, एकदम हाई हो जाएगा। तो वही प्रेशर हाई होना, तो ब्लड प्रेशर मतलब उसका हाई होना, उसी को बोलते हैं हार्ट अटैक होते हैं। तो इससे बचने के लिए यही है कि आप वसा की मात्रा कम कीजिए, साल्ट कम से कम लीजिए। अब हम लोग धमनी को भी दो भाग में बांटते हैं, इसको भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं धमनी को। एक होता है महाधमनी, एक होता है महाधमनी और एक होता है फुफ्फुसीय धमनी।
अब समझिएगा थोड़ा सा, तो इसमें तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ा धमनी होता है, सबसे बड़ा, ये पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा फिगर से सब बतावेंगे आगे। अब ये बेसिक है, जब हम लोग हृदय पढ़ेंगे तो पूरा एक एक समझ में आ जाएगा। अब देखिए फुफ्फुसीय धमनी में याद रखिए, जैसे ही धमनी में तो हम लोग जानते हैं कि शुद्ध रक्त होता है, लेकिन अगर फुफ्फुसीय शब्द जुड़ जाए तो अशुद्ध हो जाएगा। तो इसमें जो प्रवाहित होता है, मतलब इसमें जो प्रवाह होता है, किसका होता है? अशुद्ध रक्त का होता है। बोलिएगा साथ में, अशुद्ध रक्त। और दूसरी बात, ये कहां से कहां होता है भाई? तो ये जो है से हृदय से फेफड़ा, फेफड़ा तक फैला हुआ है। हृदय से लेकर फेफड़ा तक, मतलब हृदय से फेफड़ा तक को मतलब में क्या करता है? अशुद्ध रक्त को ले जाता है, फिर अशुद्ध रक्त को शुद्ध करके फेफड़ा हृदय को देता है, ठीक है ना। अब हम लोग शीरा के बारे में समझेंगे, थोड़ा सा शीरा के बारे में समझिए, ठीक है। तो शीरा में क्या होगा बच्चा लोग? अगर इसमें शुद्ध हो रहा है तो इसमें क्या होगा? अशुद्ध होगा। ये भी एक तरह की पाइप है, अशुद्ध रक्त, फिगर से सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें कपाट होते हैं, ठीक है, इसमें कपाट पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कपाट पाए जाते हैं तब भी इसमें जो रक्त का प्रवाह जो होता है स्लो होता है, मतलब गति क्या होता है? स्लो होता है, मतलब इसमें प्रेशर भी लो होता है, ठीक है ना। आस्ते आस्ते चलता है कछुआ की चाल से, मतलब इसमें दाब तथा गति लो होता है, कम होता है, ऐसे लो समझिएगा। दूसरी बात, इसको भी हम लोग दो भाग में बांटे हैं, किसको? शीरा को। एक महाशीरा हो जाएगा और एक हो जाएगा क्या? फुफ्फुसीय शीरा। अब हिंदी में नाम है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, है ना। इसमें क्या होगा? महाशिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होगा, अशुद्ध रक्त। और इसमें क्या होगा बच्चा लोग? शुद्ध रक्त। जैसे ही फुफ्फुसीय लग जाए तो उल्टा हो जाता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अब ये कहां से कहां तक होता है? तो फेफड़ा से, पूरा समझ में आ जाएगा, फेफड़ा से हृदय, हृदय तक, ठीक है ना। अगर आप इतनी पॉइंट को समझ जाते हैं कि धमनी क्या है, शीरा क्या है, कहां से कहां प्रवाहित होता है, तो आप बढ़िया से हृदय को समझ लीजिएगा कि हृदय कैसे पंप करता है, पूरे शरीर के प्रत्येक भाग में रक्त को पहुंचाता है। तो आइए हम लोग अब हृदय के बारे में बात करते हैं। आप इतना बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। आइए हृदय के बारे में चर्चा, आइए हम लोग अब हृदय के बारे में समझते हैं। इससे पहले बहुत बार हम लोग शुद्ध और अशुद्ध के बारे में चर्चा किए कि भाई शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। तो कुछ बच्चे लोग को माइंड में चलता है कि शुद्ध मतलब कि अच्छा रक्त होगा, और अशुद्ध मतलब जिसमें लगता है कीड़ा मकोड़ा होगा, गंदगी से फैला होगा। ऐसा नहीं है। तो पहले शुद्ध और अशुद्ध को समझ लीजिए ना, तो कुछ बच्चे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। तो एक पढ़े अशुद्ध समझ लीजिए, एक समझ लीजिए शुद्ध। अगर रक्त में CO2 घुला हो, क्या? CO2 घुला हो तो उसको हम लोग बोलेंगे अशुद्ध। और रक्त में O2 घुला हो तो उसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध बोलेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग हृदय के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हृदय समझते हैं। हृदय है तो क्या है? थोड़ा सा इसका समझिए, हट, दिल कहिए, है ना, समझिए। इसका सबसे पहले समझिए स्टडी, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन जो कहलाता है से कार्डियोलॉजी कहलाता है। बोलिएगा कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ठीक है। दूसरी बात, इसका भार कितना होता है? तो याद रखिएगा 300 ग्राम होता है। किसका? हृदय का। इसका आकार कैसा होता है?
तो शंक्वाकार होता है, शंक्वाकार कोनिकल होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें लेंथ और ब्रेथ कितने होते हैं, लंबाई चौड़ाई कितने होते हैं, तो 12/9 12/9 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। दूसरी बात जो भी है, तीसरी बात, दूसरी बात है ना। अब इसके बाद हम लोग स्थिति देखते हैं कि ये अवस्थित कहाँ है। तो ये जरूर पार्ट याद रखिएगा कि हृदय की स्थिति कहाँ पर है, हमारे शरीर में किस जगह पर अवस्थित है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे पसलियों के नीचे, पसलियों के नीचे तथा यहाँ पर पसलियों के नीचे आंसर दे सकता है, या बच्छ गुहा में, बच्छ गुहा में ये भी आंसर दे सकता है कि पसली के नीचे हुआ, बच्छ गुहा में हुआ, दोनों फेफड़ों के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में। जैसे यहां पर देखिए आप, जैसे एक थोड़ा सा फिगर समझ लेते हैं, शायद ज्यादा समझ में आ जाएगा, ऐसा लग रहा है हमें। ये मानिए आपका लंग्स है, फेफड़ा है, ठीक है ना। लिख लीजिएगा, नहीं लिखा इधर हुआ तो। ये आपका फेफड़ा इधर भी है, आगे सब पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। ये फेफड़ा हो गया। तो यहाँ पर आपका हृदय, यहाँ पर एक बच्छ गुहा होता है, थैला। इसी बच्छ गुहा में आपका दिल छुपा हुआ है ना। ये आपका दिल है, ठीक है। अब जानते हैं ना, अब इसके ऊपर क्या है भाई, पसली है 12 जोड़ी, समझते हैं ना, ऐसे ऐसे और यहाँ पर ठीक है, ऊपर पसली है ना। तो पसलियों के नीचे हो जाएगा, बच्छ गुहा में हो जाएगा, या दोनों फेफड़ों के बीच हो जाएगा। इस 3 प्रश्न में से कोई भी पूछ सकता है कि स्थिति कहाँ पर है, तो ऐसे दे सकते हैं। अब आप लोग समझते हैं कि ये हृदय का काम है तो क्या है। सबसे बड़ा सवाल उठता है, कोई भी अंग का कुछ ना कुछ तो काम होगा, तो इसका एक काम क्या है, अब इसी के बारे में पूरे चर्चा करेंगे। इसका कार्य है रक्त को पंप करना। अब रक्त को पंप करना मतलब कि शुद्ध रक्त को शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंचाना किसका काम है, हृदय को काम है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी हम लोग देखें क्या, हृदय का काम होता है रक्त को पंप करना। अब इसमें 2 क्रिया होता है, एक सिस्टोल होता है, एक डायस्टोल होता है, ठीक है ना। सिस्टोल डायस्टोल देखिए, समझिए क्या होता है। सिस्टोल क्या होता है, सिस्टोल जब हृदय सिकुड़ता है, ऐसे सिकुड़ना, ऐसे सिकुड़ना, जब सिकुड़ता है, सिकुड़ना का क्रिया क्या कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है, ठीक है। एक होता है डायस्टोल, जब हृदय जैसे ऐसे सिकुड़ गया, ये ऐसे फैला, तो इसका क्या होता है भाई, फैलना। तो सिकुड़ने से क्या होता है, रक्त बाहर निकलता है, रक्त का बाहर निकलना। बताएंगे इसको कैसे निकलता है, पूरा फिगर से बता रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, रक्त हृदय में आता है। अब समझिएगा, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर एक धड़कन बनाता है। धड़कन, समझिए ना बात को, दिल धड़क रहा। अब समझिएगा क्या कि मनुष्य में धड़कन कितना होता है। मनुष्य में धड़कन का मतलब 1 मिनट में कितना धड़कता है, ये मानव में, विमानव में भी, मेल में, ठीक है। तो ये 72 बार धड़कता है, ठीक है ना। 72 बीट का निर्माण होता है।
ठीक है। ये मानव में बोलेगा तो कितना बार होता है, 72 बार। लेकिन महिला में जो होता है, महिला में जो होता है से आप इसको देखिएगा तो 78 बार होता है, ठीक है ना। जो बच्चे होते हैं, छोटे बेबी, उसमें ज्यादा होता है, 120 से 130 धड़कन होता है 1 मिनट में, ठीक है। और जो काम उम करते रहते हैं, जो मजदूर उजदूर जैसे मान लीजिए काम कर रहे हैं, तो उनका जो धड़कन जो होता है कितना हो जाता है, 80 से 90 हो जाता है, 1 मिनट धड़कता है, ठीक है ना। एक चीज और नोट में यहां पर लिखिएगा कि जो बड़े जानवर होते हैं, बड़े जानवर, उनमें धड़कन कम होता है, धड़कन कम होता है। और जो छोटे होते हैं, आप लोग देखिए होंगे, जैसे मान लीजिए चूहा हुआ देखते होंगे तो बहुत जल्दी जल्दी धड़कते रहता है उसका दिल। छोटे जानवर मतलब जीव समझिए, तो उसका धड़कन जो होता है, धड़कन अधिक होता है। यहाँ पर जानवर बात कर रहे हैं, बड़े आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। बड़े आदमी का तो ऐसे भी धड़कन तेज रहता है, ऐसा नहीं कोई कॉल कर दे भाई, कुछ डिमांड कर दे, ठीक है ना। तो और कुछ हम लोग देखते हैं इसमें। आइए हम लोग जितना पढ़े उसको हम एक फिगर के द्वारा समझा देते हैं, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा कि धमनी कहाँ पर होता है, सीरा कहाँ पर होता है, रक्त, ये हृदय जो है से पंप कैसे करता है। आइए हम लोग एक फिगर देखते हैं, और मेरे साथ छापिएगा, देखते हैं कौन जल्दी बनाता है। आइए आइए हम लोग इस फिगर को देखते हैं, ठीक है ना। आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग इसको अच्छा से छाप लीजिए, ठीक है ना, हम अलग हो जाते हैं। आशा है आप लोग फिगर को बना लिए होंगे। अब थोड़ा सा मेरे साथ देखिएगा और अच्छा समझिएगा, तब पूरा समझ में आ जाएगा कि हृदय क्या होता है। ये जो बना हुआ है ना, ये वाला, ये हृदय आपका है, दिल ये है, ठीक है ना, ये आपका दिल, ठीक है। यहां पर लिखिएगा आप लोग, बढ़िया छाप लिए, तब फेफड़ा, ये आपका क्या लिखिएगा, सिर लिख दीजिए, ये आपका सिर है, ठीक है। और इसको लिखिएगा आप अमाशय, इसको लिखिएगा आप क्या, यकृत, इसको लिखिएगा आप आंत, जिसमें छोटी आंत बड़ी आंत सब आ जाएगा इसी में, ठीक है। और इसको लिखिएगा किडनी, बढ़िया से लिखिए, कोई चुरा लेगा फिर, ठीक है। और इसमें लिखिएगा ये वाला लंबी जो लाइन देख रहे हैं, ये वाला, ये पूरा, ये यहां से लेकर यहां तक, यही है महाधमनी। ये बताया था ना, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, वो होता है, ये यहां से होता है, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये है महाधमनी, ठीक है, ये वाला है। और ये वाला यहां से लेकर यहां तक को बोलते हैं कैरोटीन धमनी, ठीक है। यहां तक लिख लिए होंगे। देखिए ये नली देख रहे हैं आप, ये इसको हम लोग बोलते हैं केलियक, और ये वाला को नली को बोलते हैं हेपेटिक धमनी। यहां पर धमनी लगा दीजिए, हेपेटिक धमनी। थोड़ा सिंग डालते रुकिएगा। अब इस नली को बोलते हैं सुपर मेट्रिक, अब इसको क्या बोलते हैं, ये तो रेनल धमनी, सॉरी, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज देखिएगा, ये वाला लाइन देख रहे, ये वाला ऐसे, ये पूरा जो नली जो है, ये पाइप जो है आपका घर का नहीं है, यहाँ है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग महाशिरा, और ये नली को क्या बोलेंगे, इसी से नाम पड़ेगा, केलियक शिरा। और ये हो जाएगा क्या, हेपेटिक शिरा।
और ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग? हाँ गुड, रेनल शिरा। अब एक चीज और देखिएगा, ये वाला नली देखिए, देखिए और देखिए ये वाला देखिएगा, ठीक है ना। एक लड़का ये देख रहा है, ऐसा नहीं, ये देखिएगा, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं हम लोग फुफ्फुसीय शिरा, ठीक है। और इसमें ये देखिएगा, ये वाला, इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो लिख लीजिएगा सुनकर, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा? कैरोटीन शिरा। एक बार आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा बच्चे लोग, ठीक है ना। बोल दे रहे हैं, लिखिएगा साथ में मेरे। अमाशय, यकृत, आद, किडनी। गुड। ये बड़ी वाला को क्या बोलेंगे? महाधमनी, इधर केलियक धमनी, हेपेटिक धमनी, सुपरमेटिक धमनी, रेनल। इधर क्या लिखेंगे? रेनल शिरा, हेपेटिक शिरा, केलियक शिरा, और ये पूरे को महाशिरा। इसको क्या लिखेंगे? फुफ्फुसीय धमनी, और इसको क्या बोलेंगे? कैरोटीन शिरा। अब एक बार आप बढ़िया से लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। इसको तुरंत बताते हैं। जैसे भी हम लोग सीखे थे सिस्टोल, इसका मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। सिकुड़ना मतलब रक्त का बाहर निकलना। एक क्रिया होता है तो रक्त कहाँ होता है? बाहर निकलता। और एक डायस्टोल सीखे, इसका मतलब होता है फैलाव, रक्त का अंदर आना, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या होता है बच्चे लोग, जैसे मान लीजिए कि यहां पर पूरा रक्त भरा हुआ है आपका। अभी पूरा बढ़िया समझ जाइएगा। इसमें आपको अशुद्ध रक्त ही अभी, अशुद्ध रक्त लिख लीजिएगा शायद। अब यहां से क्या होता है, जैसे हृदय ऐसे सिकुड़ा, जब सिकुड़ता है तो इस सिकुड़ेगा तो यहाँ का जो भी रक्त होगा सो ऊपर जाएगा कि नहीं होगा? तो ये इस नली के द्वारा सीधे कहां पर आता है? फेफड़ा में आता है। लेकिन यहाँ पर अब समझिएगा कि इधर भी तो आ सकता है, तो नहीं, ये बंद हो जाता है, ऐसे पैक हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल्ट लगे होते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जब ऐसे सिकुड़न होगा तो रक्त सीधे अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? फेफड़ा में, और ले जाएगा कौन? फुफ्फुसीय धमनी। अब ये फेफड़ा में आ गया ये। अब यहाँ पर रक्त ये शुद्ध हो जाता है। जैसे ही फेफड़ा में आता है यहाँ पर O2 मिल जाता है और क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। अब इस फेफड़ा से सीधे रक्त कहाँ आएगा? देखिए यहाँ ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा शुद्ध रक्त। ये हो जाएगा क्या चीज? शुद्ध रक्त, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? फिर यहाँ पर सिकुड़न ऐसे होगा, जैसे यहाँ पर फैला होगा तो आ गया होगा। अब सिकुड़न फिर ऐसे होगा, तब इस नली के द्वारा, देखिए इस नली के द्वारा रक्त चलेगा ऊपर, ठीक है। ऐसे जाते जाते कुछ रक्त ऊपर सिर की तरफ जाते हैं और आपको सीधे सिर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, मतलब ब्रेन में घुस जाते हैं। ये कौन ले जाता है? कैरोटीन। अब इधर से शुद्ध रक्त इधर आवेगा, ये जा रहा है किस सिरा में भाई? महाधमनी में। धमनी ये है तो महाधमनी में रक्त ऐसे प्रवाहित हो रहा है। कुछ रक्त इधर जाए, ये सब शुद्ध है, फिर इधर आए, इधर भी। अब आप लोग सोचते होंगे इधर 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 भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, यहां तक इस तरह से हो गया। अब जैसे ही इस नली को यहां पर आता है तो ये अशुद्ध हो जाता है बच्चा लोग, और अशुद्ध रक्त यहां पर पहुंच गया। यहां से जैसे ही क्रॉस किया ये अशुद्ध हो गया, मतलब यहाँ पर सब CO2 मिले रहते हैं। जब इधर आते हैं तो क्या हो जाते हैं? CO2। तो ये आपको अशुद्ध रक्त हो गया, और कौन ले जा रहा है? महाशिरा। अभी देखिए यहाँ से अशुद्ध रक्त आगे इसमें जाएंगे ऐसे, और ऐसे होते हुए इधर आ जाते हैं, ठीक है ना। अब ये सीधे ऐसे इधर से भी अशुद्ध रक्त आवेंगे, ठीक है ना। ये ऊपर चढ़ेंगे ऐसे, ऐसे चढ़ते चढ़ते, अब बताइए कहाँ जाएंगे? अशुद्ध रक्त। फिर यहाँ पर अशुद्ध रक्त हो गया कि नहीं हो गया? फिर यही क्रिया चलते रहेगा। अब बताइए यहाँ पर तो शुद्ध रक्त आया था इधर से,
लेकिन इस नली को क्रॉस करेगा तो क्या आ जाएगा, अशुद्ध आ जाएगा और सीधे फिर यहाँ पर मिल जाएगा। यही क्रिया चलते रहता है, शुद्ध अशुद्ध मतलब यही क्रिया हमेशा चलते रहता है। तो आप यहां तक अच्छा से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छा से आप नोट कर लीजिएगा। यहां से शुद्ध ऐसे निकलता है पूरा, सब शरीर के प्रत्येक अंग में जा रहा है, देखिए क्रॉस करके फिर वही पर हो रहा है, इस तरह से पूरा। तो रक्त का जो शुद्धिकरण करता है यहाँ पर फेफड़ा करता है, फेफड़ा के बारे में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा डिटेल से। तो आज का क्लास यही तक रखते हैं, आप लोग इसको देखते रहिएगा और बढ़िया से नोट बनाइएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग का ज्यादा प्यार मिल रहा है और वीडियो बनाते रहेंगे और पूरा कंप्लीट हम बायोलॉजी इसमें करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।